और बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। भीमताल में पिनरो मलुआताल में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। यहां एक हफ्ते में 2 महिलाओं को गुलदार ने निवाला बना लिया है। पिनरो के डोब गांव में घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। इससे पहले मलुआताल में एक महिला की गुलदार के हमले से मौत हो गई। गुलदार इलाके के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो लोगों में गुस्सा भी है। वहीं लोगों ने वन विभाग से आदमखोर के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। तो एक हफ्ते में 2 महिलाओं पर गुलदार ने हमला किया है और डोब में घास काटने ये महिला गई हुई थी, उसी के बाद गुलदार ने हमला कर दिया। तो भीमताल में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है, क्योंकि एक हफ्ते में 2 महिलाओं को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। डोब गांव में जब ये महिला घास काटने के लिए गई थी, उसी दौरान ही गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। और नैनीताल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, लगातार गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है और एक हफ्ते में 2 महिलाओं को शिकार बनाया है गुलदार ने। अभी वन विभाग की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो गांव वाले परेशान, जो ग्रामीण परेशान हैं, वो आगे स्थितियां ऐसी देखने को ना मिले? देखिए, अगर देखा जाए तो जो कल की घटना है वो काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से जो पिनरो डोब वाला इलाका है वहां पर गुलदार ने हमला किया है और जो महिला है उसकी डेथ हो गई है। और उससे पहले मलुआताल इलाके में भी एक गुलदार ने हमला किया था और जो महिला थी उसकी भी मौत हो गई थी। इसके अलावा जो धारी वाला इलाका है, जो धारी ब्लॉक अलग से ब्लॉक है भीमताल के अलावा, वहां पर भी गुलदार का आतंक है और स्कूली बच्चों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जो जंगल वाले हैं, वहां पर जो गुलदार है वो अमूमन स्टूडेंट, जो बच्चे स्कूल आने जाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन को लेके भी स्थानीय लोगों ने लेटर लिखा है कि जो पूरा इलाका है वहां पर अवकाश घोषित कर दिया जाए। हालांकि वन विभाग ये दावे जरूर कर रहा है कि जो गुलदार है उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है और जो टीमें हैं वहां पर लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता वन विभाग को भी हासिल नहीं हो पाई है। और जो लेपर्ड है वो आमतौर पर उस पूरे इलाके में दिख रहा है और घात लगाए हुए बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह से 2 घटनाएं ये हुई हैं और इससे पहले जो नौकुचिया ताल का चुनौती वाला इलाका है वहां पर बाघ की भी धमक देखी गई है, और जो पिनरो और जो मलुआताल ये वाले इलाके हैं यहाँ पर गुलदार के हमले लगातार हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो मलुआताल और पिनरो वाला इलाका है वो चुनौती से जुड़ा हुआ है। चुनौती में बाघ की धमक देखी गई है, तो ये कहा जा सकता है कि उस इलाके में बाघ की भी मूवमेंट हो। हालांकि वन विभाग ने लगातार गश्त करने की बात की है। जो स्थानीय लोग हैं वो काफी रोष में हैं और ये वन विभाग ये भी कह रहा है कि 1-2 दिन में उन इलाकों में पिंजरा लगा के जो लेपर्ड या जो बाघ है उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कहना मुश्किल है कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू किया जाएगा या वहां पर बाघ पकड़ने के लिए काम किया जाएगा। वन विभाग के जो टीम है उनको फिलहाल वहां पर तैनात किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से भी एक लेटर लिखा गया है, जो डीएफओ नैनीताल है उनको कहा गया है कि आप पूरे इलाके में जो गश्त है वो बढ़ाइए, पुलिस फोर्स जो है उसको लगाइए। 40 से 50 पुलिस कर्मियों की डिमांड भेजी गई है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर स्कूल के बच्चों का मूवमेंट खासतौर पर जंगली इलाकों में है, तो उस पूरे इलाके में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में खतरा बना हुआ है। और वन विभाग पर ये प्रेशर है कि जो स्थानीय आबादी है या फिर जो लोग हैं उनको विश्वास में लेते हुए किस तरह से जो लेपर्ड है या जो बाघ है उसको पकड़ा जाए। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वीरेंद्र। रामनगर के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाघ का डर बना हुआ है। पटवानी की एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से वहां डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पटवानी के बच्चे स्कूलिंग के लिए ठेला इंटर कॉलेज पर निर्भर हैं। ऐसे में डरे सहमे बच्चे अब वन कर्मियों के साथ बंदूक के साए में स्कूल जा रहे हैं और वहीं से घर भी बंदूक के साए में ही वापस आ रहे हैं। और हमारे से ये गोविंद हमारे साथ जुड़ गया। गोविंद, जरा बताइएगा, क्योंकि अब यहाँ पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, वन विभाग की टीम क्या कुछ कर रही है?
देखिए, बाघ का आतंक की जो बात है, बाघ जो है राम कॉर्बेट और उसके आसपास के जो वन क्षेत्र है वहाँ काफी संख्या में बाघ बढ़े हुए हैं। 260 के करीब का आंकड़ा अगर सिर्फ कॉर्बेट का है, जहां बाघों की संख्या जो आई है, और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये बाघों की जो केयरिंग कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा हो गए, इसलिए बाघ बाहर निकल रहे हैं और आसपास के वन क्षेत्रों में भी बाघ बढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के केयरिंग कैपेसिटी से अधिक ये लग रहा है कि ये बाघ हो गए हैं, जिसकी वजह से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद इनका इंसान से टकराव हो रहा है। बार बार ये टकराव सामने आ रहा है, ये अलग अलग जगहों पर टकराव देखने को मिला है। जिस तरह से यहाँ पर ढेला इंटर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने जाने में काफी डर अनुभव हो रहा था। तो उसके बाद जो है वन विभाग ने जो है इनको लाने ले जाने के लिए वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई है, जो बंदूक लेकर के उनके साथ चल रहे हैं और किसी भी अनहोनी घटना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है ग्रामीणों ने ढेला गेट पर भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि गश्त बढ़ाई जाए, उसके साथ साथ जो है सोलर फेंसिंग की जाए और पीड़ित को मुआवजा बढ़ाया जाए। और जो घायल हो रहे हैं, देखने में ये आ रहा है कि जो घायल हो रहे हैं इनमें से एक घायल की ऐसी स्थिति है कि उसको बड़े सेंटर ले जाना पड़ा है, जहां पर उसका इलाज काफी महंगा हो गया है। तो वो जो वन विभाग द्वारा या सरकार द्वारा जो निधि दी जाती है उससे उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो वो उनकी मांग है कि इसको भी बढ़ाया जाए, जिससे कि कम से कम हम एक जिंदगी तो सुरक्षित कर सकें। जी बिल्कुल गोविंद, और ये बहुत जरूरी है कि वन विभाग की टीम जल्द से जल्द बाघ को पकड़े, ताकि जो लोग वहां दहशत में हैं वो इस दहशत से निकल सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शनिवार को ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला गेट पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसके चलते पर्यटक करीब 1 घंटे देरी से पार्क भ्रमण पर जा सके हैं। दरअसल हाथीडगर और ढेला रेस्क्यू सेंटर के पास बाघ के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉर्बेट प्रशासन इस बाघ को पकड़ने की कोई कवायद नहीं कर रहा है, जबकि ग्रामीण बाघ के डर से कई आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण हाथीडगर में बाघ द्वारा घायल अंकित का इलाज वन विभाग द्वारा करवाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। लगभग 15-20 दिनों से हाथीडंगर और पटरानी के बीच में एक बाघ का आतंक चल रहा है, जिसने 2 लोगों की हत्या कर दी, 2 महिलाओं को मार दिया। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन ने और पश्चिमी वन ट्राइब ने अभी तो उन्हें पकड़ा नहीं है, लेकिन हम बार बार उनसे डिमांड करें आप उन्हें पकड़ो। आज मजबूरन होकर हमें कॉर्बेट नेशनल के ढेला गेट पर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। ग्रामवासियों से बात किया है, उनका जो भी डिमांड्स था उसको हम सुने, जो भी हमारे स्तर से हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे सोलर फेंसिंग बढ़ाने के लिए बात हुई थी और जैसे कि उनके साथ पेट्रोलिंग करने की बात हुई थी, वो सब बात हमने स्वीकार किया है। हमने हमारे स्टाफ को भी आदेशित कर दिया है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी यहाँ पे इनका सोलर फेंसिंग ठीक करा दिया जाए। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं जोशीमठ औली सड़क पर पाला जमने से गाड़ियां फंस गई हैं। पाला गिरने से कई गाड़ियां फिसल भी रही हैं। पाले में एक कार फिसल गई है और सड़क से नीचे उतर गई है। गनीमत ये रही है कि कार खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। औली जोशीमठ मोटरमार्ग पर एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पाला जमना शुरू हो गया है और जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार जो शीत लहर है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से अब इस सड़क मार्ग पर एक बार फिर से पाले की मोटी परत जम रही है। आप देखिए जो सेना के वाहन है वो किस तरीके से यहाँ पे फिसल गया था और उसे अब बड़ी मुश्किल उसको यहाँ से हटाया गया है। नगर पालिका की ये गाड़ी औली जा रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पाले की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पा रही। और आप दूसरी तरफ देखिए जो पर्यटक औली जा रहे हैं, अब उनके वाहन भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पर्यटक हैं वो औली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाले की वजह से एक बार फिर से वो यहीं रास्ते पर फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो ठंड है पहाड़ों में वो एकदम से बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में लहर का पूर्वानुमान जो जताया है वो सही तरीके से साबित हो रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं सैलानी। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग और कहाँ की तरफ जा रहे हैं? जी, हम देहरादून से आए हैं और यहाँ औली ट्रिप के लिए आए हैं जी। और जो ये आप सड़क देख रहे हैं पाला जम गया, तो कितनी मुश्किल हो रही है इस पर गाड़ी ऊपर चढ़ाना? अभी काफ़ी, जैसे कि हम अभी ऊपर आ रहे थे तो जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो यहाँ की स्नो, मतलब इतने से कम स्नो में भी गाड़ी है जो फिसल रही है।
तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मैं भी आगे जो इधर होगा वो और स्नोफॉल होगा तो और भी डिफ़िकल्ट रहेगा आगे चढ़ने के लिए। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से? अजय यादव देहरादून से। जी गाड़ी चढ़ाने में कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है सर, आगे तो गाड़ियाँ जा ही नहीं रही है, आगे ट्रक भी फंस गया है। इससे यहाँ से ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा, पैदल तो गाड़ी ले जाना बहुत खतरा है यहाँ से ले जाना। अभी तो मौसम पहाड़ों में बदला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो ये इस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं पाला जमना शुरू हो गया है। पौड़ी में सर्द मौसम के बावजूद भी केंद्रीय विद्यालय के छात्र और स्कूल प्रशासन को पेयजल संकट से इन दिनों दो चार होना पड़ रहा है। पेयजल संकट की इस समस्या से छात्र और स्कूल स्टाफ बीते 15 दिन से परेशान है। आलम यह हो गया है कि स्कूल प्रधानाचार्य स्कूल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक जल स्रोत से पानी भरकर अपने वाहन से स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे कि छात्रों की प्यास कुछ हद तक बुझा पा रही है। और इस समस्या से जूझ रहे स्कूल स्टाफ और छात्रों को पेयजल किल्लत से निजात दिलाने की मांग स्कूल प्रधानाचार्य ने जल संस्थान से की है, जिस पर जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल को जाने वाली पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से समस्या उत्पन्न हुई है और साथ ही पेयजल लाइन क्यों सुचारू कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं छोटे बच्चों की बोलूँ तो उनको यूरिनल वगैरह में जो है ना सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे कई सारी बीमारियाँ भी बच्चों को हो सकती हैं। हाथ धोने के लिए दिन में जो है ना लंच पीरियड होता है, उस समय उनको पानी की जो है ना समस्या आ रही है। इवन देन यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स हैं, स्टाफ क्वार्टर में जो है ना टीचर्स को नहाने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। हमारी कैंटीन है, कैंटीन में भी जो है ना टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह सब कुछ खाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। पानी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ से जो है ना जर्किन में भर करके सब जिनके पास अपनी गाड़ी है या मतलब उसी ढंग से जो है ना पानी को यहाँ पे लाया जा रहा है। तब वो जो है विद्यालय पौड़ी में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से हो रही है। विभाग के फिल्टर द्वारा लाइन का फॉल्ट ढूंढा जा रहा है। संभवतः कल तक पानी की सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। देहरादून में इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके साथ ही हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी ग्राउंडिंग पर भी हुई है। समिट के समापन पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश सबसे मुफीद है, क्योंकि ये सबसे शांत और सुरक्षित प्रदेश है। उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन पीएम मोदी शामिल हुए, तो दूसरे और आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह ने उद्यमियों को संबोधित किया और उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहाँ पर औद्योगिक संघर्ष 0 है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहाँ पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है और आगे चलकर पहाड़ी राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि निवेश टारगेट से कहीं ज्यादा हो चुका है। पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है। परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। सीएम धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके
इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वेड इन इंडिया मूवमेंट को लीड करने के लिए उत्तराखंड तैयार है। उन्होंने इस मंच से एक बात और कही थी कि सभी भारतीयों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग, उन्होंने कहा कि ये तो शादियां विवाह आसमान में तय होते हैं, लोग आज विदेशों में जा रहे हैं। मैं सबसे कहूंगा कि जो देवभूमि है, जो भगवान की भूमि है, उस भूमि में अपनी वेडिंग करें, अपनी परिवार की शादियां करें। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इसके लिए कोटि से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है, उस पर हम पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल माना जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए और उत्तराखंड में अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में कहा कि हमने 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन कर चुके हैं। नई पॉलिसी बनाई गई है और नियमों को भी आसान किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या सिंगल विंडो सिस्टम हो, उनको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने में हमें कुछ परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कठिन नियमों को हमने सरल बनाने का भी काम इसमें किया है। जब हम इन्वेस्टर समिट जब हमने प्रस्तावित की थी तो इसको सरल बनाने का काम भी किया है, उनको लिबरल किया है और 27 से अधिक पॉलिसीज को हमने नई रूप से यहाँ पर अमल में लाए हैं। बजट को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। इन सभी नियमों और मानदंडों पर उत्तराखंड अब आज खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर सीएम धामी की तारीफ की है, उनके काम करने के तरीके की तारीफ की है। उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास ही सीएम धामी सरकार में हुआ है। मौका था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और यहाँ मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगपतियों को तो उत्तराखंड आने का न्योता दिया, साथ ही भरोसा भी दिया। लेकिन यहीं पर अमित शाह ने खुलकर मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा काम हुआ और उसमें भी धामी सरकार अब तक की सबसे सफल सरकार है। तरीके से देखता हूँ, मैं आज बेझिझक कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति, हर क्षेत्र के प्रगति। चाहे 4 धाम यात्रा हो या फिर उत्तरकाशी का टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, अमित शाह ने हर मोर्चे पर सीएम धामी की तारीफ की। धामी जी, मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्य पूर्वक अंदर उनका मॉरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र से मिलने वाले सहयोग और मदद के लिए आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा उत्तराखंड का साथ दिया
और आगे भी देते रहेंगे। हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में, जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहाँ पर सिलक्यारा में, उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा। देहरादून के सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला टारगेट केंद्र के साथ सहयोग करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारना है और केंद्र से मिली तारीफ के बाद धामी सरकार जल्द ही इसे पूरा करने की बात भी कह रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला फूंका है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 250 करोड़ से ज्यादा के कैश मिल चुके हैं अब तक। नैनीताल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला फूंका है और ऐसे लोगों को जेल में बंद करने की मांग की है। जोशीमठ में भी बीजेपी वर्करों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला फूंका है और कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उत्तरकाशी में भटपाड़ी में पीएमजीएसवाई की कार पर सवाल भी खड़े किए हैं। जामक से पायाना लोथरू रोड पर पराई की सड़क का जामर कुछ ही दिनों में उखड़ गया। बागेश्वर में ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुमाऊं की सभी जिलों से खिलाड़ियों ने क्वालिफाई मुकाबलों में भागीदारी की है, जिसमें कि 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चमोली के देवाल क्षेत्र में वाड़ गांव में एक बार फिर से बसों का संचालन शुरू हो गया। आपदा में रास्ता बह जाने की वजह से अभी तक सेवा बंद थी। बागेश्वर के कांडा में 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। स्कूली बच्चों सहित महिलाओं ने सांस्कृतिक झांकी निकाली। चमोली के दूरस्थ गांव में परवान चढ़ रही है होम स्टे योजना। देवाल ब्लॉक के वाड़ गांव में होम स्टे का जिला पर्यटन अधिकारी ने शुभारंभ किया। अल्मोड़ा में डीएम ने नदियों में गंदगी को दूर करने के लिए गंगा समिति की बैठक ली है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को नदियों में जा रहे सीवर को रोकने के निर्देश दिए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर में 7 दिवसीय एनएसए कैंप शुरू हो गया है, जिससे कि स्वयं सेवियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की।